नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल का। साथी, जो आज एसएससी सीजीएल 2 मार्च को टीयर 2 यानी कि मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके जीएस जीके के हम क्या देखने वाले हैं? एनालिसिस देखने वाले हैं। साथी, जीएस जीके का हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं। एक बार सभी साथियों से निवेदन है, आप लोग जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे जल्दी से जल्दी, ताकि आने वाले दिनों में जिन भी विद्यार्थियों का दोस्तों का एग्जाम है उन सभी को इस क्लास का फ़ायदा पहुंच सके। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हम क्या देखने वाले हैं साथी? हम देखने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल का टीयर 2 का आज एग्जाम हुआ था 2 मार्च को। इसका क्या देखेंगे? एनालिसिस देखेंगे। एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे इनसे संबंधित आने वाले दिनों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथी, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा, कह रहा है साथी, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है और सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। साथ ही यदि आपको ऊंचाइयों पर जाना है तो पीछे की आपको जो आपकी अभी तक नाकामयाबियां हैं या अभी तक आपने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उनसे सफल नहीं हुए, उन सबको भुलाना होगा और आपको दुगनी तैयारी से मेहनत करके आगे जाना है। ठीक है साथी? तो चलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। आज का पहला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था कि पूर्व राष्ट्रपति, क्या पूछा था साथी? आज पूछा था पूर्व राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जब राष्ट्रपति रिटायर हो जाता है तो उसको कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आज हमसे पूछा गया था। तो साथी आप याद रखेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा, यहाँ पर 1 मिनट साथी, यहाँ पर 2.5 लाख होना चाहिए। देखो, आप सभी को पता होगा जब राष्ट्रपति को सैलरी दी जाती है, यानी कि जब राष्ट्रपति पद पर राष्ट्रपति होता है तो उसको 5 लाख रुपए महीना दिया जाता है। कितना साथी? तो याद रखेंगे 5 लाख रुपए महीना। कितना? तो याद रखेंगे 5 लाख रुपए महीना दिया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है, किसी भी पद पर हो, तो उसका आधा पैसा उसको पेंशन के रूप में दिया जाता है। जब कार्य कर रहा होता है तो पूरा पैसा, और जब वो उस कार्य से सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसको कितना? आधा पैसा पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो याद रखेंगे पहले पॉइंट को याद रखेंगे। इसमें पहले पॉइंट में क्या दिया जाता है? तो पूर्व राष्ट्रपति को 2.5 लाख रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। कितनी साथी? 2.5 लाख रुपए मासिक पेंशन। और साथ ही ये भी याद रखेंगे 7वें वेतन आयोग, जो 7वां वेतन आपका लागू होता है उसके बाद मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। जब राष्ट्रपति को 2.5 लाख पेंशन मिलती है जो 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद मिलती है, ये भी याद रखेंगे। पहला पॉइंट हो गया आपका, राष्ट्रपति को क्या मिलती है? तो याद रखेंगे पेंशन मिलती है, आधी मिलती है। जो पद पर रहता है तो पूरी 5 लाख, और जब पद से सेवानिवृत्त हो जाता है तो आधी, यानी कि 2.5 लाख रुपए। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरी बात आप याद रखेंगे, जो राष्ट्रपति की पत्नी होती है, जो पूर्व राष्ट्रपति होता है उसकी जो पत्नी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। उसकी जो पत्नी होती है उसको साथ ही 30,000 रुपये, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 30,000 रुपये मासिक सहायता प्रदान की जाती है सचिवालय की तरफ से। जो सचिवालय की तरफ से 30,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाती है। तो याद रखेंगे किसको? जो राष्ट्रपति की पत्नी होती है, इसको भी याद रखेंगे। इसलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है। देखो, राष्ट्रपति को हो जाएगी आपकी क्या? 2.5 लाख रुपये मासिक पेंशन। इसके अलावा आपसे पूछ ले पत्नी के लिए क्या होगा? तो पत्नी के लिए 30,000 रुपये मासिक सचिवी सहायता दी जाती है। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो राष्ट्रपति होता है, इसको राष्ट्रपति अनुमोदन अधिनियम के अनुसार एक अधिनियम था साथी, राष्ट्रपति अनुमोदन अधिनियम। इसमें क्या था साथी? इसमें पूर्व राष्ट्रपति को सचिवालय के जो कर्मचारी होते हैं, क्या होते हैं? पूर्व राष्ट्रपति के सचिवालय के जो कर्मचारी होते हैं और उनके कार्यालयों के खर्चे के लिए 60,000 रुपये भी प्रदान किए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद रखेंगे। जो राष्ट्रपति के कर्मचारी होते हैं सचिवालय के, उसके कार्यालयों के खर्च के लिए कितना रुपए दिया जाता है? तो याद रखेंगे 60,000। इसके अलावा याद रखेंगे रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति को कम से कम साथी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कम से कम 8 कमरों का मकान दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखेंगे। जब आप राष्ट्रपति पद से रिटायर हो जाएंगे तो आपको एक कम से कम 8 कमरों का मकान दिया जाएगा। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 8 कमरों का होगा। और ये भी याद रखेंगे 2 लैंडलाइन फ़ोन मिलेंगे और एक आपको स्मार्टफोन यानी मोबाइल फ़ोन मिलेगा, और ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्शन ये आजीवन आपको मुफ्त में मिलेंगे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। जो लैंडलाइन और एक मोबाइल फ़ोन और ब्रॉडबैंड और इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन, ये आपको आजीवन फ्री में मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। तो इसमें क्या पूछा था हमसे? पूर्व राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है? सबसे पहले तो आपको वेतन मिलता है। उसके अलावा आपकी जो पत्नी होती है उसकी पत्नी को 30,000 रुपये सचिवालय की तरफ से
मासिक दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति अनुमोदन अधिनियम के अनुसार इसके कार्यालय में जो कर्मचारी होते हैं उनके हेतु कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 60,000 रुपये। कितने साथी? 60,000 रुपये। इसके अलावा जब राष्ट्रपति रिटायरमेंट हो जाता है तो आपके 8 कमरों का कम से कम 8 कमरों का मकान दिया जाता है। इसके अलावा एक मोबाइल फ़ोन, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सेवा इत्यादि चीज़ें प्रदान की जाती हैं। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था भारत के संविधान में, क्या पूछा था साथी? हमसे पूछा था भारत के संविधान में किस भाग को भारत के कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है। आप याद रखेंगे जो भारत के संविधान में ऐसा कौन सा भाग है जिसमें भारत के कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है, यानी कि अवधारणा ली गई है। तो आप याद रखेंगे साथी ये आपका है भाग 4, क्योंकि साथी आपको याद होगा अनुच्छेद 38 में, कितने में साथी? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 38 में। एक मिनट, आप लोगों को पता होगा साथी अनुच्छेद 38 में क्या है, तो याद रखेंगे इसमें एक आपके कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है, ये भी याद रखेंगे। कैसे राज्य की? तो कल्याणकारी राज्य की। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य क्या है? यानी कि जो आपके निचले स्तर का गरीब व्यक्ति है उसको भी सरकारी सहायता या मानवीय सहायता प्रदान की जा सके। इस तरह से प्रत्येक सहायता जो सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से वितरित की जा सके। तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 38 कौन सा भाग हो जाएगा? आपका भाग 4 हो जाएगा। और याद रखेंगे इसमें क्या है साथी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 38 में। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं साथी, ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख मिलता है संविधान में। जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक मिलता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं साथी, ये सिद्धांत आपके गैर न्याय संगत हैं। कैसे साथी? गैर न्याय संगत। यदि साथी आपको इसकी लाभ, जैसे कोई सरकार ने सुविधा मुहैया कराई, तो आपकी यदि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है तो आपको ये सुविधा तब अगर नहीं मिलती है, नहीं पहुंच पाती है, तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि आपकी ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि गैर न्याय संगत है। आपको इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई दर्ज नहीं करवा सकते हैं। ऐसा किसमें कहा गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। इसके अलावा आप याद रखेंगे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं साथी, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। इनको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो राज्य के कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना कहाँ पर की गई है? भाग 4 में की गई है। इनमें नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 38 में इसका वर्णन मिलता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमसे साथी पूछा गया था मार्ले मिंटो अधिनियम किस वर्ष आया था? इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, तो आप याद रखेंगे मार्ले मिंटो अधिनियम किस वर्ष आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे आपके लिए मिसप्रिंट हो गया है, इसमें आपका 1906 होगा। कितना साथी? यहाँ पर गलत हो गया, 1909 होना चाहिए। एक मिनट साथी, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है, आप लोग याद रख लेंगे। जो ये मार्ले मिंटो एक्ट था साथी, ये कब आया था? सभी को पता होगा 1909 में आया था। कब आया था? तो 1909 में आया था। ये मिस टाइपिंग हो गई है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ये कौन सा अधिनियम था? तो याद रखेंगे मार्ले मिंटो एक्ट था। ये कब आया था? वर्ष 1909 में आया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा आप लोग याद रख लेंगे जो आपका मार्ले मिंटो एक्ट था, इसमें चुनाव प्रणाली के किसके साथी? चुनाव प्रणाली के सिद्धांतों को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि साथी इसमें क्या हुआ था, भारत के मुसलमान भाइयों को आपके पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। क्योंकि पहले चुनाव क्या होता था? साथ में होता था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसके अनुसार मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग चुनाव भागों में बांट दिया गया था। तो वही कह रहा है चुनाव प्रणाली में इस सिद्धांत में भारत में पहली बार मान्यता मिली। और याद रखेंगे इसमें जो गवर्नर जनरल था साथी, कौन सा थी? गवर्नर जनरल, यानी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि पूछ ले पहली बार गवर्नर जनरल की जो काउंसिल परिषद थी, यानी कि विधान परिषद, उसमें कार्य करने का पहली बार मौका किस अधिनियम के तहत भारतीयों को मिला? तो याद रखेंगे 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के तहत। ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखेंगे इसके तहत पहले भारतीय जो विधान परिषद में कार्य करने वाले सदस्य बने थे, उनका नाम था साथी SP सिन्हा। कौन थे साथी? SP सिन्हा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रख लेंगे। SP सिन्हा पहले ऐसे भारतीय थे जिनको 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत जो आपकी गवर्नर जनरल की कार्यकारी विधान परिषद थी उसके सदस्य बने थे। और ये भी याद रखेंगे इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 60 संख्या थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। यदि पूछ रहे 1909 के अधिनियम के तहत जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या थी ये कितनी तय की गई? तो याद रखेंगे 60 सदस्य थे। इसमें पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर SP सिन्हा थे।
ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा क्या था इसमें, अभी आपको बताया, इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इन सभी को आप याद रख लेंगे। एक बार पुनः देखते हैं, 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आता है, जिसमें लॉर्ड मिंटो और सचिव थे जो आपके मार्ले थे, इनके दोनों के सहयोग से ही आता है। कब आता है? तो 1909 में आता है। इसके अनुसार क्या हुआ, चुनाव प्रणाली सिद्धांतों को भारत में पहली बार मान्यता मिली और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी अर्थात विधान परिषद, इसमें पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व करने अर्थात कार्य करने का मौका मिला। इसके अलावा आप याद रखेंगे इसके तहत पहले भारतीय कौन बने थे, तो याद रखेंगे एसपी सिन्हा। इंपॉर्टेंट लाइन है, एसपी सिन्हा के बारे में भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। एसपी सिन्हा पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको विधान परिषद यानी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में मौका मिला कार्य करने का। और याद रखेंगे इस अधिनियम के तहत जो सदस्यों की संख्या थी वो निर्धारित की गई, इसमें 60 सदस्यों की संख्या निर्धारित की। इसके अलावा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये भी आप लोग याद रख लेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था, कह रहा था विटामिन बी वर्ग में कौन सा विटामिन सबसे पहले खोजा गया था। ऐसा क्वेश्चन आया था, विटामिन बी वर्ग है जो, इसमें कौन सा विटामिन सबसे पहले खोजा गया था, इस तरह से क्वेश्चन था। तो याद रखेंगे जो विटामिन बी1 का जो विटामिन बी समूह है, इसमें क्या हुआ था साथी, इसको हम कहते हैं विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स शरीर को जीवन शक्ति देने वाला विटामिन कहते हैं। यानी कि शरीर को जो जीवन शक्ति देने वाला विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन बी समूह को कहते हैं। यानी कि पूरे समूह को B1 B2 B3 B6 B5 इस तरह से जो है आपकी B12 तक, इन सभी को क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं जीवन शक्ति देने वाले विटामिन। किसको कहते हैं, तो विटामिन बी समूह को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे इन सभी में विटामिन बी अर्थात थायमीन हाइड्रोक्लोराइड की खोज सबसे पहले हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी जो वन है इसको हम थायमीन के नाम से जानते हैं, इसको कभी कभी हाइड्रोक्लोराइड भी कह देते हैं। तो आप याद रखेंगे इसकी सबसे पहले खोज हुई थी और इसकी कमी से साथी बेरी बेरी रोग होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो याद रखेंगे विटामिन बी1 की कमी से। किसकी कमी से, तो साथी विटामिन बी1 की कमी से आपकी बेरी बेरी रोग होता है। इसके अलावा यदि पूछ रहे साथी इसकी खोज हुई किस वर्ष थी, तो याद रखेंगे एल्मर वी मैकुलम नामक वैज्ञानिक थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि आपसे पूछ ले विटामिन बी1 की खोज किसने की, तो याद रखेंगे एल्मर वी मैकुलम नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्ष 1916 में, कब साथी, वर्ष 1916 में, इंपॉर्टेंट लाइन है, बी1 की खोज की थी। कब की थी, तो याद रखेंगे बी1 की खोज वर्ष 1916 में किसने की थी, तो याद रखेंगे एल्मर वी मैकुलम नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, एल्मर वी मैकुलम वैज्ञानिक ने। और याद रखेंगे बेरी बेरी यदि रोग आपको दूर करना है तो इसके लिए आपको दूध, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध और अंडा का सेवन करना पड़ेगा, क्योंकि साथ ही इनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जो हमारा होता है ये बेरी बेरी रोग को समाप्त करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो विटामिन बी1 को हम शरीर को जीवन शक्ति देने वाले विटामिन कहते हैं, जो विटामिन बी समूह है। और याद रखेंगे विटामिन बी1 को हम थायमीन कहते हैं और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। एल्मर वी मैकुलम ने इसकी खोज वर्ष 1916 में की थी और इसे विटामिन बी1 नाम दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमसे साथी पूछा गया था, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। क्या पूछा गया था साथी, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं यह किस राज्य में स्थित है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथी जो भीमबेटका की गुफाएं ये पुरा पाषाण काल की मानी जाती हैं। देखो इसको एक बार देखेंगे, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ पर साथी, आप याद रखेंगे रायसेन जिला, यहाँ पर राय है केवल, आप पूरा नोट कर लेंगे रायसेन जिला। कहाँ पर साथी, जो रायसेन जिला है यहाँ पर क्या है, भीमबेटका की गुफाएं। इसके अलावा रायसेन जिला में क्या है यदि पूछ ले तो याद रखेंगे जो सांची का स्तूप है ये भी आपका मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। तो याद रखेंगे भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है और इनको साथ ही याद रखेंगे पुरापाषाण कालीन गुफा माना जाता है। कौन सी गुफा, तो याद रखेंगे जो पुरापाषाण कालीन गुफा है इनको माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। ये कैसी है, पुरापाषाण कालीन गुफा स्थल है। इसके अलावा याद रखेंगे यहाँ पर आदि मानव द्वारा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि यहाँ इसमें गुफा में कुछ चित्र मिलते हैं, व्यक्तियों के कुछ इस तरह से चित्र बने मिलते हैं। ये किसने बनाए हैं, तो याद रखेंगे इस तरह के चित्र बनाए हैं आदि मानव ने। किसने, तो याद रखेंगे आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रों अर्थात पत्थर पर बनी आकृतियां, यानी कि जो पत्थर था उस पर कुछ चित्र उकेरे गए हैं, उनको किसने बनाया था, तो याद रखेंगे आदि मानव ने। इसको क्या कहते हैं, शैल चित्र कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, क्या कहते हैं, शैल चित्र कहते हैं। और ये पुरापाषाण कालीन मानव के द्वारा बनाए गए थे। इसके अलावा आप याद रख लेंगे साथी, जो इस समय इसका समय है पुरापाषाण काल। क्या है, इन गुफाओं का समय क्या है, पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के मध्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो गुफाएं हैं साथी ये आपकी पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल की हैं। और ये भी याद रखेंगे साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रख लेंगे, क्योंकि जो साथी विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी थे, कौन थे साथी, ये एक पुरातत्व विशेषज्ञ थे, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। कौन थे, विष्णु श्रीधर वाकड़कर, इनको याद रखेंगे। इन्होंने इस गुफा की खोज वर्ष 1957-58 में की थी।
ये इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ ले इन गुफाओं की खोज साथी कब हुई, तो याद रखेंगे विष्णु श्रीधर वाकरकर जी के द्वारा 1957-58 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी। इसके अलावा आप याद रखेंगे 2003 में, ये इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित कब किया, तो याद रख लेंगे 2003 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। इसके बारे में दोबारा पुनः से देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसके अलावा यह पुरापाषाण कालीन गुफाएं मानी जाती हैं। यहाँ पर पत्थरों पर जो चित्रकारी की गई है आदि मानव के द्वारा, उसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा यह पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल इसका समय काल है। और इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी के द्वारा वर्ष 1957-58 में इसकी खोज की गई थी। इसके अलावा याद रखेंगे 2003 में साथ ही इन गुफाओं को विश्व धरोहर यूनेस्को के द्वारा घोषित कर दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे साथ ही वर्तमान में भारत में 40 विश्व धरोहर हैं, जिनमें 39वें नंबर का आपका रामप्पा मंदिर हो जाएगा। इसके अलावा 40वें नंबर का आपका हो जाएगा धौलावीरा। इसको भी याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40वां विश्व धरोहर कौन सा हो जाएगा आपका, तो धौलावीरा हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, प्राक्कलन समिति। क्या पूछा गया था साथी, प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया। इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। क्या पूछा गया था, प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था। तो आप लोग याद रख लेंगे, जो स्वतंत्र भारत में प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था, कब हुआ था, तो याद रखेंगे प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था, तो याद रखेंगे पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन वर्ष 1950 में होता है। कब होता है, तो याद रखेंगे प्राक्कलन समिति का गठन कब होता है, तो 1950 में होता है। इसके अलावा आप याद रख लेंगे, इसकी सिफारिश यदि पूछ ले किसने की थी, क्योंकि साथी जब कोई समिति बनती है उसकी कोई ना कोई सिफारिश करता है। तो साथी इसकी सिफारिश की थी जो भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे। कौन थे, जो भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, जिनका नाम था जॉन मथाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके थे। ये आपके जॉन मथाई जी के द्वारा इस समिति के गठन के लिए सिफारिश की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पूछ ले प्राक्कलन समिति के गठन की सिफारिश किसने की थी, तो आप लोग याद रख लेंगे वित्त मंत्री जॉन मथाई जी के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। इसके अलावा यदि पूछ ले प्राक्कलन समिति में सर सदस्य कितने होते हैं, तो याद रखेंगे साथी 30 सदस्य होते हैं इसमें। कितने साथी, तो याद रखेंगे इसमें 30 सदस्य होते हैं कुल। और ये याद रखेंगे सभी के सभी सदस्यों का चयन लोकसभा से किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्राक्कलन समिति के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी के सभी किससे होते हैं, तो किससे हो जाएंगे, आपके लोकसभा से हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखेंगे। प्राक्कलन जो समिति है इसके सभी सदस्य किस सदन से हो जाएंगे, तो निचले सदन यानी कि लोकसभा से 30 के 30 सदस्य हो जाएंगे। इसके अलावा याद रखेंगे कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है। यदि वो मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो वो इस समिति का कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बन सकता है। ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी याद रखेंगे। यदि पूछ ले कोई मंत्री इसका बन सकता है सदस्य, तो नहीं बन सकता। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा पूछ ले कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखेंगे इसका अध्यक्ष हमेशा जो सत्ताधारी दल होता है, जैसे वर्तमान में एनडीए की सरकार है, किसकी साथी, एनडीए यानी कि बीजेपी की जो सरकार है, इसका सदस्य कौन हो जाएगा आपका, याद रखेंगे इसका सदस्य जो होते हैं जो आपकी सत्ताधारी दल होता है, इसके सभी सदस्य उसी से आते हैं। इसके अलावा याद रखेंगे इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। ये इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ ले कौन सी समिति है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, तो याद रख लेंगे क्या हो जाएगी आपकी प्राक्कलन समिति। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। इसके अलावा पूछ ले कोई भी मंत्री, देखो यहाँ पर लिखा है कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है। और याद रखेंगे जो वर्तमान में गिरीश बापट है, कौन सा थी, जो आपके वर्तमान में गिरीश बापट है, ये वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था अनुच्छेद 280। क्या पूछा था, अनुच्छेद 280 का संबंध किस निकाय से है। इस तरह से आप याद रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद जो 280 है इसका संबंध किस निकाय से है। तो याद रखेंगे जो अनुच्छेद 280 में लिखा है साथी, इसमें वित्त आयोग का स्थापना होगी। क्या होगा, अनुच्छेद 280 में के क्लॉज 1 में लिखा है कि इसमें एक वित्त आयोग की स्थापना होगी और इसका कार्यकाल साथी 5 वर्ष का होगा। किसका साथी, जो अनुच्छेद 280 में लिखा है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो 5 वर्ष का होगा। इसमें किसकी स्थापना होगी, तो याद रखेंगे वित्त आयोग की स्थापना होगी। इसके अलावा आप याद रखेंगे साथी जो वित्त आयोग होता है इसको राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि आपसे पूछ ले साथी वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति करता है। कौन साथी, आपका राष्ट्रपति इसकी स्थापना करता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे यह एक कैसा निकाय है, तो याद रखेंगे संवैधानिक। क्योंकि साथी आपको पता होगा जितने भी निकायों यानी कि जितने भी निकायों का उल्लेख यानी कोई भी निकाय है जिसका उल्लेख संविधान में मिलता है वो कैसा हो जाएगा, संवैधानिक। क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में मिलता है तो ये कैसा हो जाएगा, संवैधानिक निकाय हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे यह केंद्र में करों, जैसे साथी आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट लाइन है, जो केंद्र में करों में राज्यों की हिस्सेदारी जो होती है, केंद्र के द्वारा जो टैक्स आता है उसमें जो राज्यों की हिस्सेदारी होती है, इस पर यह राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है। राष्ट्रपति को यह बताता है कि किसी केंद्र में इतने किसी राज्य के द्वारा इतना टैक्स आया है, ये जो परामर्श देगा कौन देगा, तो याद रखेंगे ये आपका वित्त आयोग देगा। इसके अलावा आप याद रखेंगे 1951
1951 में पहले वित्त आयोग की स्थापना होती है। कब होती है? तो याद रख लेंगे 1951 में भारत में पहले वित्त आयोग की स्थापना होती है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसी नियोगी जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यदि पूछे साथी आपसे प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे, तो केसी नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसके अलावा वर्तमान की बात करें, यदि वर्तमान दृष्टि में देखा जाए कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो याद रखेंगे 15वें वित्त आयोग की वर्तमान में 2021-22 में स्थापना हुई है। और इसके अध्यक्ष है साथी नंद किशोर सिंह। कौन है साथी? नंद किशोर सिंह। इन्हीं को हम लोग एन.के. सिंह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो याद रखेंगे, इन्हीं को साथी हम लोग एन.के. सिंह के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। और यदि पूछ ले जो 15वां वित्त आयोग है इसका कार्यकाल कब से कब होगा, तो याद रखेंगे 2021-22 से लेकर 2025-26 तक इसका कार्यकाल चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पुनः देखते हैं। अनुच्छेद 280 कहता है कि भारत में एक वित्त आयोग का गठन होगा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसके अलावा इसका गठन किसके द्वारा होगा, तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन होगा। और साथ ही यह एक संवैधानिक निकाय होगा। इसके अलावा जो राज्यों के द्वारा जो टैक्स केंद्र में आता है उसकी जानकारी कौन देता है, तो याद रखेंगे वित्त आयोग देता है राष्ट्रपति को। इसके अलावा 1951 में पहले वित्त आयोग की स्थापना होती है और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? केसी नियोगी बनते हैं। इसके अलावा यदि पूछ ले वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो याद रखेंगे वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है। इसके अध्यक्ष कौन है साथी? एन.के. सिंह या नंद किशोर सिंह। और ये 2021-22 से लेकर 2025-26 तक चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी माफ़ी चाहेंगे, आज आपकी क्लास लेट हो गई है तो टाइम से नहीं हो पाई। मैंने कल आपसे वादा किया था कि आपकी 8 बजे आ जाएगी, लेकिन आज नहीं आ पाई क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, क्लास चल नहीं पा रही थी। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। क्या पूछा था साथी? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कम से कम साक्षरता किस राज्य में थी? इस तरह से एक क्वेश्चन आया था। क्या पूछा था? कम से कम साक्षरता किस राज्य में थी। ऐसा ही क्वेश्चन एज इट इज साथी आपसे सीआरपीएफ में भी पूछा गया था। पिछली जो क्लास थी इसमें भी पूछा गया था, लेकिन आप याद रख लेंगे ये क्वेश्चन आज आपका सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तो यदि पूछ ले इसकी ये जो 2011 की जनगणना थी इसके अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में थी, तो याद रखेंगे बिहार राज्य में। कौन से राज्य में साथी? बिहार राज्य में थी। और यदि पूछ ले साथी कितनी थी, तो याद रखेंगे 61.80%। कितनी साथी? 61.80% बिहार में कुल साक्षरता थी, इसको याद रखेंगे। और इसके अनुसार यह भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य था, 35वें स्थान पर था। ये पिछली क्लास में भी बताया था आपको। इसके अलावा आप याद रखेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछ ले। क्या पूछ ले साथी? आपसे पूछ ले सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे ये साथी है आपका केरल। कौन हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका केरल, जो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। लेकिन यदि पूछ ले इसकी साक्षरता कितनी है, तो याद साथी आप लोग याद रखेंगे 93.91%। कितनी साथी? 93.91% इसकी साक्षरता है, यानी कि 93.91%। ठीक है, इसके अलावा साथी आपसे पूछ सकता है, ये तो हो गई राज्यों की बात। लेकिन यदि पूछ ले केंद्र शासित प्रदेश में साथी आपसे, तो याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें हम, तो याद रखेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन हो जाएगा? आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। कितना? लक्षद्वीप हो जाएगा। और इसकी साक्षरता पूछ ले तो याद रखेंगे 92.28%। कितनी साथी? ये केरल से थोड़ी ही कम थी, 92.28% ये लक्षद्वीप की साक्षरता थी। ये आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा पूछ ले साथी जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूटी, इसमें सबसे कम साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो याद रखेंगे पुदुचेरी में। देखो यदि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है जम्मू कश्मीर, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर का जो परिसीमन हुआ है ये आपका 2019 में हुआ है, लेकिन हमसे पूछा क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो जम्मू कश्मीर नहीं होगा, पुदुचेरी हो जाएगा आपका सर्वाधिक कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। 85.85% इसकी साक्षरता थी, जो सबसे कम थी पुदुचेरी की। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। सबसे कम बिहार में साक्षरता है, सबसे ज़्यादा केरल में है, और साथ ही सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी कौन है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा, और सबसे कम साक्षरता वाला यूटी आपका पुदुचेरी हो जाएगा। यदि पूछ ले जनगणना तो कहाँ का है, बिहार का है। ठीक है, सर्वाधिक जनगणना तो कहाँ का है, तो बिहार का हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था राष्ट्रीय निवेश कोष। क्या पूछा गया था साथी? हमसे पूछा गया था जो आपका राष्ट्रीय निवेश कोष है यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का गठन किस वर्ष किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन आया था, ये भी आपका आया था, इसको याद रखेंगे। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का गठन किस वर्ष किया गया था, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे साथी जो राष्ट्रीय निवेश फंड है इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2005 में होती है। कब होती है, तो याद रखेंगे नवंबर 2005 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा, तो याद रखेंगे भारत सरकार के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करके रखेंगे। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले, यह एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यमों में विनिवेश प्राप्त करने की आय की प्रणाली को प्रणाली कराने के लिए निर्धारित किया जाता है। यानी कि आप याद रखेंगे जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र से टैक्स आता है, जो इसका म्यूचुअल फंड में, यानी जैसे आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड, इसी तरह से आपका है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड।
तो इस तरह से हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे लिए फंड आता है इसका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो याद रखेंगे इसका प्रयोग होता है सर्वाधिक इसके द्वारा प्राप्त वार्षिक आय, यानी कि जो इस पर आय होती है इसका 3/4 हिस्सा, यानी कि आपको 100 रुपये प्राप्त हुए, कितने साथी, 100 रुपये प्राप्त हुए, तो आप इसमें 75 रुपये किस पर खर्च करेंगे, शिक्षा पर, शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य के अलावा रोजगार पर। इस तरह से जो आपकी योजनाएं होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बढ़ावा देने वाली चुनिंदा योजनाएं होंगी, इन पर हम इसका खर्चा करेंगे, इसको याद रखेंगे। तो एक बार पुनः देखते हैं राष्ट्रीय निवेश कोष यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे नवंबर 2005 में। और यदि पूछ ले साथी इसका प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, इस पर जो इनकम होगी इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो याद रखेंगे शिक्षा पर 3/4 हिस्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देने वाली जो योजनाएं होगी इन सभी पर हम इनका खर्चा करेंगे। तो याद रखेंगे इसको अच्छे से। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था अटल पेंशन योजना। क्या पूछा गया था साथी, अटल पेंशन योजना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष लॉन्च की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो याद रखेंगे ये हुई थी साथी 9 मई 2015 को। कब हुई थी साथी, आपकी 9 मई 2015 को इस योजना का शुभारंभ होता है। यदि पूछ रहे किसने किया था, तो प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। यदि पूछ ले इस साथी योजना का उद्देश्य क्या था, यदि पूछ ले ये जो योजना चली थी अटल पेंशन योजना, इसका उद्देश्य क्या था, तो याद रखेंगे जो विशेष रूप से गरीब वंचित परिवार रह जाते हैं, भारत सरकार की योजनाएं होती हैं इनमें जो गरीब वंचित परिवार रह जाते हैं, यानी असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक, यानी कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के श्रमिक, सार्वभौमिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। यानी कि जो गरीब वंचित परिवार हैं और असंगठित जो क्षेत्र हैं, श्रमिक हैं, इनमें निवास करते हैं, इन सभी के लिए योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या था साथी, इसके अंतर्गत आपको 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये और 5,000 रुपये तक की पेंशन की व्यवस्था की गई थी भारत सरकार के द्वारा। यदि पूछ ले कौन कौन सी किस्तें थी, तो याद रखेंगे 4 किस्तें थी इसमें, 1,000, 2,000, 3,000 और 5,000 की जो 4 किस्तें थी, इनके तहत गरीब जो व्यक्ति थे उनके लिए इस तरह की पेंशन की व्यवस्था की गई थी। और याद रखेंगे इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको 20 वर्ष तक इन्वेस्टमेंट करना होता था। इसमें क्या करना होता था, तो याद रखेंगे इस योजना का निवेश करने के लिए आपको 20 वर्ष तक इन्वेस्टमेंट इसमें करना होता था। यदि पूछ ले अटल पेंशन योजना शुरुआत कब हुई थी, 9 मई 2015 को। ये 1 लाइन क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम के लिए। यदि पूछ ले डिटेल से आपको लिखना है मेंस के लिए, तो इसको आप लिख देंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था करंट अफेयर की दृष्टि से कि हाल ही में, क्या पूछा गया था साथी, हाल ही में किस देश के द्वारा कनाडा के आसमान में चीनी गुब्बारों को मार गिराया गया है। आप याद रखेंगे हाल ही में ऐसा कौन सा देश था जिसने चीन के गुब्बारों को कनाडा के जो आसमान में उड़ रहे थे उनको मार गिराया था, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे साथी जो अमेरिकी सेना थी, कौन सी अमेरिकी सेना थी साथी, इसके द्वारा कनाडा में, कहाँ पर साथी, इसके द्वारा कनाडा के आसमान में चीन के स्पाई बलून का मतलब होता है साथी खुफिया गुब्बारा। क्या होता है, खुफिया गुब्बारा। ये साथी ऐसे गुब्बारे थे जो उड़ते तो कनाडा के देश में थे, लेकिन जासूसी कहाँ की कर रहे थे, अमेरिका की कर रहे थे। ये चीन के ऐसे गुब्बारे थे जो कनाडा के क्षेत्र में रहकर अमेरिका की जासूसी कर रहे थे। इसको याद रखें, अमेरिका के जो खुफिया क्षेत्र थे इनकी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए अमेरिकी सेना ने इसको मार गिराया था। और इसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा हुआ था। चीन ने कहा था कि हमारे गुब्बारे मार गिराए और ये हमारे मौसम से संबंधित थे, लेकिन जब अमेरिका को उनका अवशेष मिला तो पता चला कि साथी ये एक स्पाई बलून था, यानी कि खुफिया गुब्बारा था। इसको याद रखेंगे। तो किसने मार गिराया था, अमेरिकी सेना ने कनाडा के क्षेत्र में, यानी कि कनाडा के आसमान में इन गुब्बारों को मार गिराया था। और कनाडा जो अमेरिका की एक एजेंसी है उसने दावा किया है साथी इन गुब्बारों ने भारत का भी जासूसी की है। तो याद रखेंगे भारत की जासूसी भी की है। इस तरह से अगर हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो चीन के स्पाई बलून ने किसकी जासूसी की अमेरिका के अलावा, तो याद रखेंगे हो सकता है पूछ ले, तो याद रखेंगे भारत की। ठीक है, कनाडा में इनको मार गिराया गया था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था तबकात ए नासरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ऐसा क्वेश्चन आया था जो तबकात ए नासरी पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आप लोग साथी याद रख लेंगे जो आपकी तबकात ए नासरी है, कौन साथी, तबकात ए नासरी। ठीक है साथी, क्या पूछा है, तबकात ए नासरी। तो याद रखेंगे इस पुस्तक के लेखक थे मिनहाजुद्दीन, कौन थे, मिनहाज ए सिराज जुज्जानी। क्या नाम था इनका, पूरा नाम था मिनहाज ए सिराज जुज्जानी। इनको साथी हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, मिनहाजुद्दीन सिराज कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इनका यदि पूरा नाम पूछ ले तो याद रखेंगे मिनहाज ए सिराज जुज्जानी, और यदि पूछ ले शॉर्ट में इनको हम क्या कहते हैं तो मिनहाजुद्दीन सिराज कहते हैं। इनको याद रखेंगे। इसके अलावा यदि पूछ ले इस पुस्तक को बारे में किसके बारे में बताया गया है, तो साथी जो सुल्तान नसरुद्दीन थे, कौन थे साथी, सुल्तान नसरुद्दीन के बारे में इस फारसी में लिखे गए इस्लामी दुनिया का एक विस्तृत इतिहास मिलता है। किसका, जो इस्लामी दुनिया के सैनिक शासक थे इनका विस्तृत इतिहास कहाँ पर मिलता है, तो याद रखेंगे तबकात ए नासरी नामक पुस्तक थी। इसको लिखा किसने था, तो याद रखेंगे मिनहाजुद्दीन सिराज ने इसको लिखा था। लेकिन यदि पूछ ले इसका लेखनकार कब पूरा हुआ, तो याद रखेंगे 1260 में इसका लेखनकार पूरा हो गया था।
यदि पूछ ले इस तरह से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी जा रही थी तो दिल्ली सल्तनत में किसका वंश था, तो याद रखेंगे इस समय भारत में वंश था गुलाम वंश। कौन था? 1260 में, क्योंकि 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला था। तो याद रखेंगे तबकात ए नासरी किस वंश से संबंधित है, या पूछ ले किस वंश के समकालीन है, तो याद रखेंगे गुलाम वंश के समकालीन है। इसके अलावा आप लोग याद रख लेंगे जो मिनहाजुद्दीन सिराज ने ये पुस्तक लिखी है तबकात ए नासरी, इसमें कुल 23 खंड है। कितने साथी? 23 खंड है, ये भी याद रखेंगे 23 खंड। या पूछ सकता है कितने अध्याय हैं, तो याद रखेंगे 23 अध्याय हैं इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे पूछ ले इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखेंगे साथी जो ईरान और मध्य एशिया था, ईरान और मध्य एशिया में जितने भी मुस्लिम राजवंशों ने शासन किया है, किसने, तो याद रखेंगे जितने भी मुस्लिम राजवंशों ने शासन किया है इन सभी की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो याद रखेंगे आप लोग तबकात ए नासरी नामक पुस्तक से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। तो यदि और आपको याद रखना है क्योंकि भारत से संबंधित इसमें एक जानकारी मिलती है, भारत से संबंधित एक जानकारी मिलती है जो बंगाल में आपका खलीज विद्रोह हुआ था। कौन सा थी? जो आपका बंगाल में खलीज विद्रोह हुआ था, इसकी जानकारी यदि पूछ ले कहाँ से मिलती है, तो याद रखेंगे ये भी तबकात ए नासरी से मिलती है। एक बार पुनः से देखते हैं, तबकात ए नासरी पुस्तक किसने लिखी थी? मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखी थी। इसके अलावा इसमें सुल्तान नसरुद्दीन के बारे में बताया गया है और यह फारसी में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि पूछे किस भाषा में लिखी गई है तो फारसी भाषा में लिखी गई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें इस्लामी दुनिया का विस्तृत इतिहास मिलता है। इसका लेखनकार कब हुआ? 1260 में पूरा हुआ। यदि पूछ ले इसमें अध्याय या खंड कितने हैं, तो 23 खंड है। इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ईरान और मध्य एशिया में मुसलमान राजवंश थे इनका हिसाब किताब रखना इसका उद्देश्य था। और जो बंगाल में खलीज विद्रोह हुआ था इसकी जानकारी इसी में मिलती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा था, आइंस्टीन ने प्रकाश क्वांटम सिद्धांत किस वर्ष दिया था? कह रहा था आइंस्टीन ने प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत था किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो याद रखेंगे साथी इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, इसको याद रखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सबसे पहले तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसके अलावा आप याद रखेंगे कब प्रतिपादित किया, तो 1908 में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथी जो आपको प्रकाश था इसके बारे में एक रोचक जानकारी मिलती है। जब न्यूटन ने इसकी जानकारी दी कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, तो याद रखेंगे उसी समय एक वैज्ञानिक थे हाइगेंस, उन्होंने जानकारी दे दी कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में? तो याद रखेंगे हाइगेंस ने कह दिया कि यह प्रकाश किसके रूप में चलता है? तरंग के रूप में। तो इस समय बाद में लड़ाई हो गई, लेकिन जब 1807 का समय आया, कब का साथी? तो याद रखेंगे जब 1807 का समय आया तो याद रखेंगे इसमें यंग नामक वैज्ञानिक ने, किसने? यंग नामक वैज्ञानिक ने इसकी सिद्ध कर दिया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। लेकिन इससे न्यूटन की बात हो रही थी खारिज। तो इसके लिए न्यूटन के जो एक शिष्य अपना न्यूटन को गुरु मानते थे, आइंस्टीन। कौन थे? आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने सोचा न्यूटन ने जब बात कही है तो हो सकता है कुछ सही कही होगी। तो याद रखेंगे इन्होंने 1960 में एक प्रयोग किया था, 1908 में एक प्रयोग किया था इन्होंने। कब किया था? तो याद रखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1908 में एक प्रयोग किया जिसमें एक छड़ को इन्होंने इतनी तेज गर्म किया जिसमें जो आपका प्रकाश था वो एक कण के रूप में निकलकर बाहर आने लगा। तो याद रखेंगे इससे जानकारी मिलती है जो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है, यानी कि प्रकाश का कण का सिद्धांत, इसको भी सिद्ध कर दिया किसने? तो याद रखेंगे किसने सिद्ध किया? न्यूटन के कण का सिद्धांत को, ये इसको सिद्ध किया था आइंस्टीन ने। तो एक बार पुनः देखते हैं। सबसे पहले आइंस्टीन ने 1908 में इस सिद्धांत को सिद्ध किया। यदि पूछ ले कण का सिद्धांत दिया कब गया था, तो न्यूटन के द्वारा 1675 में दिया गया था। कब साथी? 1675 में। लेकिन एक कंपटीशन वाले वैज्ञानिक थे, जिस तरह से आज कंपटीशन है उसी तरह उस दौर में वैज्ञानिकों में कंपटीशन थी। तो उनमें एक वैज्ञानिक थे हाइगेंस। कौन थे? हाइगेंस। तो हाइगेंस ने 1678 में, देखो इन्होंने 1675 में दिया, लेकिन हाइगेंस ने 1678 में कह दिया कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है। तो इस बात को 1608 में, कब साथी? माफी चाहेंगे 1807 में। कब साथी? 1807 में जो आपका यंग नामक वैज्ञानिक था इसने सिद्ध कर दिया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। लेकिन अब न्यूटन की बात खारिज होने लगी, तो न्यूटन को अपना गुरु मानने वाले एक चेले थे इनके, उनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने 1908 में एक प्रयोग किया, प्रकाश क्वांटम सिद्धांत। इसमें आइंस्टीन के द्वारा कहा गया कि प्रकाश है ये फोटान के छोटे छोटे कणों में चलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इससे न्यूटन और जो आपके आइंस्टीन थे इन दोनों की बात सिद्ध हो गई। इसलिए आप याद रखेंगे जो प्रकाश होता है साथी, कौन? प्रकाश आपका कण में भी चलता है। किसमें साथी? कण में भी चलता है और आपका किसमें भी चलता है? तो याद रखेंगे तरंग में भी चलता है। इन दोनों सिद्धांतों को यदि पूछ ले दिया किसने था? सिद्धांत दिया था तरंग का हाइगेंस ने, सिद्ध किया यंग ने। और जो कण का सिद्धांत था ये दिया न्यूटन ने था और सिद्ध किसने किया? आइंस्टीन ने। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे साथी पूछा गया था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। क्या पूछा गया था? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट 2021 के अनुसार
डेमोक्रेसी इंडेक्स में। कौन सा थी? डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन है, यानी कि जो लोकतांत्रिक सूचकांक था इसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। सबसे पहले तो याद रखेंगे जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है। कौन सा थी? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट नाम की एक संस्था है, इसको ये जारी करती है। तो याद रखेंगे 2021 की रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेसी इंडेक्स अर्थात लोकतांत्रिक सूचकांक, कौन सा थी? अर्थात लोकतांत्रिक सूचकांक में भारत 46वें स्थान पर रहा था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन आपसे आज एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था। इसमें 46वें स्थान पर आपका कौन रहा? भारत रहा। इसके अलावा आप याद रखेंगे 9.75 अंकों के साथ 9.5 जो आपके 9.75 अंकों के साथ आपका नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर रहा था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से दे दिया गया था जैसे आपका सूची 2 सूची 1 को मिलाइए, इस तरह से सूची के रूप में क्वेश्चन था। उसके अदर ऑप्शन पता नहीं थे, इसलिए मैं इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है इसकी एक रिपोर्ट आती है जो लोकतांत्रिक के रूप में रिपोर्ट जारी करती है, और 2021 के अनुसार इसमें भारत की रैंक क्या थी? 46वीं थी। इसके अलावा याद रखेंगे जो आपका पाकिस्तान है, कौन सा थी? इसमें पाकिस्तान की रैंक थी साथी 104। ये भी याद रखेंगे जो पाकिस्तान की रैंक थी ये कितनी थी? 104 रैंक थी। और यदि पूछ ले प्रथम स्थान पर कौन था, तो नॉर्वे था। इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और आपको इससे संबंधित डिटेल एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि साथी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल पर यदि नए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपके लिए एक रेड या ब्लैक कॉर्नर पर आपके बगल में एक रेड या ब्लैक बटन होगा, उसको आप दबाकर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपके लिए प्रतिदिन 8 बजे इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।